होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू रिलेटेड टू योर अकाउंटेंसी एग्जाम, सो रियली हैप्पी फॉर दैट. अब इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हुए, सो आई अपलोडेड अ वीडियो वेयर इन आई डिस्कस्ड ऑल द ट्रेंड्स इन योर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर. जैसा कि आपको पता है, जो ट्रेंड्स, चार्ट्स, टेबल्स वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट. So when I uploaded that video, a lot of you commented that I should bring a similar video for India, China, Pakistan chapter. So here I am. इस वीडियो में मैं सभी trends, graphs, charts वाले questions discuss कर रही हूँ from this chapter. That is your comparative developmental experiences of India, China and Pakistan. तो ये जो टेबल है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. जैसे आपको पता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का क्या मतलब हुआ. सपोज द ग्रोथ रेट इज 5%. पिछले साल अगर जीडीपी 100 था तो 5% से ग्रो करके अब वो 105 हो गया. सो दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. सो 1980 से 2017 तक का ये पीरियड इन्होंने यहाँ पे फोकस किया. ऑल्सो आईड लाइक टू टेल यू कि डेटा आपको लर्न करना जरूरी नहीं है. यहाँ पे ट्रेंड आपको ध्यान में रखना है, रीजन आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. राइट. सो यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, दैट इज 1980 to 90 एंड 2015-17 का पीरियड. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 80 और 90 का जो ये पीरियड है, इसमें चाइना का ग्रोथ रेट देखो जीडीपी का, इट इज लाइक टू मच. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट व्हेन मेनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ इवन 5%, चाइना वाज एबल टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%, दैट इज इन डबल डिजिट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है. We can say that this is due to the reform processes or the reforms that were brought in China in the year 1978. और हमें पता है कि ये पीरियड इंडिया के लिए कुछ खास नहीं था, बिकॉज इसी पीरियड में प्रॉब्लम्स हो रही थी. बीओपी क्राइसिस था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही कम थे, एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू ब्रिंग इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 91. तो इंडिया के लिए पीरियड अच्छा नहीं था. इनफैक्ट पाकिस्तान वाज आल्सो डूइंग मॉडरेटली वेल. पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. So China was able to maintain a growth rate of nearly 10.3%, double digit, when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%. In the 1980s, Pakistan was ahead of India. India had a growth rate of 5.7% and Pakistan had a growth rate of 6.3%. Then talking about this period, 15-17 में देखो चाइना का भी पहले से डिक्लाइन हो गया ग्रोथ रेट और पाकिस्तान का भी, बट इंडिया मेट विद अ मॉडरेट इंक्रीज इन दिस पीरियड. So in 15-17 there has been a decline in Pakistan and China's growth rates, whereas India met with moderate increase in growth rates. Some scholars hold the reform processes introduced in the year 1988 in Pakistan and political stability over a long period of time as the reason for this decline. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वैसे बनता है, दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. तो वो आप अच्छे से देख के जाएं क्वेश्चन. राइट. सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस टेबल. मूविंग ऑन. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स मतलब स्टैटिस्टिकल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को ही जो हम स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल. तो यहाँ पे हम तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे 6 डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर, दैट इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन. सो सबसे पहले अगर हम बात करें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की, ओके, बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि ये जो डेटा है ये 2015 का है, जो आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 2019 के एडिशन में. बट अब न्यू एनसीईआरटी भी आ चुकी है और उसमें 17-18 का डेटा है. I will post the picture of that data somewhere here on the screen. But you don't have to worry. आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं बस उसी में फिगर्स चेंज कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर देंगे अगर कुछ न्यू डेटा आ जाता है. बट प्राइमरली मोस्ट ऑफ यू हैव दैट बुक जिसमें ये डेटा है, इसलिए मैंने यही पिक किया है. बट जस्ट वांट टू टेल यू कि न्यू डेटा भी अवेलेबल है. 17-18 का डेटा भी हमारे पास बुक्स में है. ओके. तो सबसे पहले estimated population. So here we are saying looking at the global population, out of 6 people living in the world, one is an Indian and another is a Chinese. Okay, इन्होंने थोड़ा रफली बताया. जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी तो ऑलमोस्ट 7.9 बिलियन के आसपास हो गई है, बट जैसे 2015 का डेटा है तो लगभग कह लो 7.3 बिलियन, और 7.3 बिलियन में से मोर देन 2 बिलियन तो इंडिया और चाइना की ही पॉपुलेशन है.
तो उन्होंने रफली बोल दिया कि 6 लोगों में से एक इंडियन होगा और एक चाइनीज होगा। ठीक है, ये बात सही है एक्चुअली। So China is the most populous country in the world, ये आपको पता है, with a population of 1371 million people, and India ranks second with a population of 1311 million people. Population of Pakistan is small and accounts for a total of roughly 1/10 of the population of India and China. तो इंडिया और चाइना की population को ऐड करके इसका अगर आप 1/10 करें तो वो कुछ लगभग 260 मिलियन तक आएगा, बट उन्होंने रफली लिख दिया 260 मिलियन तो वैसे नहीं है, 188 है, वैसे 1/10 से देखा जाए तो कम ही है, बट अगेन एज आई सेड रफली दे हैव रिटन। देन द सेकंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पिछले साल पॉपुलेशन 100 थी तो अब अगर लेट्स से 1% से बढ़ रही है तो अब 101 हो जाएगी। यहाँ पर चाइना वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, बट उसका जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना में इन द लेट 1970s। वैसे अब ये पॉलिसी विड्रॉ हो चुकी है, बट फिर भी इसका इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत टाइम तक देखने को मिलेगा आगे भी, और इतने टाइम तक ये पॉलिसी इन प्लेस थी। सो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना इज 0.5% ओनली एज कम्पेयर टू इंडिया which is 1.2%, and पाकिस्तान का ग्रोथ रेट तो और भी ज्यादा है, that is 2.1%. This is largely due to the one child norm introduced in China in late 1970s, which reduced the growth rate of population. वैसे तीनों कंट्रीज में कोशिश चल रही है कि हम इस सिचुएशन को इम्प्रूव करें, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम होना चाहिए। One child norm and the resultant arrest in the growth of population also have other implications, but जैसे one child policy चाइना में आई उससे अच्छा हुआ, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हुआ, बट इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि वहां पे एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, क्योंकि बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे ज्यादा, तो एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है। जैसे कहते हैं इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एज कम है, यहाँ पे बहुत बर्थ रेट है, तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो एवरेज एज है वो काफी कम हो गई है। सो इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, यू कैन से that is something positive that we can see, but चाइना में एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। सो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया इन द ईयर 2015, एक्चुअली लेट 2015, तो कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 2016 में विड्रॉ हुआ था, बट एक्चुअली लेट 2015 में गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। नाउ इन चाइना अ कपल कैन हैव 2 children. Right, so this was the negative impact. Then the third indicator is density of population. Density आप समझते हैं ना, ज्यादा भीड़ भाड़ जब होती है तो that is density of population, very crowded, right? So density of population, China सबसे populous country है, but वहाँ पे density सबसे कम है. Why? Because it has a large geographical area. तो इतनी population होने के बाद भी ज़्यादा crowded feel नहीं होता. It is only 146 persons per square kilometer. Density of China is low in comparison to that of India and Pakistan. इंडिया में डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और एरिया भी चाइना से कम है, सो 441 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड पाकिस्तान में भी डेंसिटी वैसे ज्यादा ही है क्योंकि एरिया काफी छोटा है, 245 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हमने एनालाइज किया है वो यही किया है कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ओके, देन सेक्स रेशियो, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, दैट नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर 1000 मेल्स हैं तो उसके कंपैरिजन में कितने फीमेल्स हैं। वैसे ये तीनों कंट्रीज में ही सेक्स रेशियो लो है एंड इट इज बायस्ड अगेंस्ट फीमेल, मतलब फीमेल पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, विच इज ऑफ कोर्स अ सैड फैक्ट। इससे पता लगता है कि सन प्रेफरेंस स्टिल प्रिवेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। इंडिया में सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू दिस 2015 डेटा 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, देन चाइना में 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड 947 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो हमने एनालाइज की है बात वो यही की है कि सन प्रेफरेंस स्टिल प्रिवेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज, बट अगेन ऑल द 3 कंट्रीज आर टेकिंग मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ओके, देन फर्टिलिटी रेट मतलब एक जो वुमन है वो अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में, यानी फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स,
ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट इज द फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान, दैट इज 3.7 बर्थ्स पर वुमन. यानी एक वुमेन अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में, या जो रिप्रोडक्टिव एज है जिसे हम 15 to 45 ईयर्स मानते हैं, उसमें 3.7 बच्चों को जन्म देती है एक वुमन इन पाकिस्तान, in comparison to 2.3 births per woman in India and 1.6 births per woman in China. राइट. सो यानी पता लगता है कि फर्टिलिटी रेट मैक्सिमम है पाकिस्तान में, देन इंडिया, देन चाइना. चाइना अगेन ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया है ओवर द ईयर्स. अब ये पॉइंट्स में क्यों है, क्योंकि ये एवरेज है. अब ये मत कहना कि 2.3 बच्चों को जन्म देती है, इसका क्या मतलब. You understand, right? This is the average. Okay, the last point is urbanization, which is very simple. 2015 का ये भी डेटा है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है. So 33% in India, 56% of the population lives in urban areas in China, और 39% of the population lives in urban areas in Pakistan. देखा जाए तो इसमें कोई एनालिसिस नहीं है as such. This is simply stating the figures. चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट टेबल के बारे में, विच टॉक्स अबाउट सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी. यानी डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, एंड हाउ मच इज द वर्कफोर्स एंगेज्ड इन दीज सेक्टर्स. तो सबसे पहले हमने अपनी डिस्कशन को यहाँ पे डिवाइड किया है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बीच में. वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना फर्स्ट. So in China, the area suitable for cultivation is only 10% of the total land area. Now, China is such a large geographical country area-wise, but वहाँ का सिर्फ 10% area ही suitable है for cultivation due to its topographic and climatic conditions. और India का जो total area of cultivation है, उसका सिर्फ 40% ही चाइना के पास है. Imagine the size is like so big, but 40% of India's cultivable area is what China has. So until 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming as a sole source of livelihood. इतना कम एरिया है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल, फिर भी 80% लोग डिपेंडेंट थे फार्मिंग पर until 1980s. फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इंकरेज किया लोगों को कि आप कुछ और एवेन्यूज भी देखो, कुछ और एक्टिविटीज परस्यू करो अदर देन द फील्ड्स, जैसे हैंडीक्राफ्ट, कमर्स, ट्रांसपोर्ट. और इससे फिर गवर्नमेंट के इंकरेजमेंट से और इंसेंटिव से अब यानी 15-17 का जो डेटा हमारे पास है, 17 और 18% ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन चाइना, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में है सिर्फ 9%. So quickly we are reading, this is from your NCERT text. Area suitable for cultivation is only about 10% of total land area due to topographic and climatic conditions. The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. Until 1980s, more than 80% people in China were dependent on farming as their sole source of livelihood. However, government encouraged people to leave their fields and pursue activities like handicrafts, commerce and transport. This resulted in decrease in proportion of workforce involved in agriculture to 17.5%, contributing to only 9% of GDP. So secondary sector में workforce है 26.5%, मतलब जितने भी total लोग काम करते हैं country में उसमें से 26.5% लोग secondary sector में हैं, और इसका contribution GDP में है 43%. Service sector with a workforce of 56% contributed the highest, that is 48% to GDP. ओके, सो जैसा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में होता है, जैसे हमने बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को जब स्टडी किया, फॉर एग्जांपल यूएस, तो हमने देखा कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे शिफ्ट होती है और फिर सर्विस सेक्टर पे. ऐसा ही हमें चाइना में भी देखने को मिला. एग्रीकल्चर से पहले मैन्युफैक्चरिंग में लोग शिफ्ट हुए और फिर सर्विसेज में. दिस इज ऑल्सो लाइक एन एनालिसिस दैट वी हैव टू राइट. As in the normal course of development, China shifted their employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. Okay, तो जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सिंपली स्टेट कर रहे हैं कि अभी भी सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज है. दैट इज ऑलमोस्ट 43% ऑफ द वर्कफोर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 17% टू जीडीपी. तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे
इन कंपैरिजन टू द वर्कफोर्स दैट इज एंगेज्ड इन इट, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम होता है। मतलब एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी कम है। Almost 24% of the workforce is engaged in industry and it's contributing 30% to the GDP. Then 33% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में है और उसका कंट्रीब्यूशन देखो जीडीपी में कितना ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री और सर्विस में ऐसा है कि जितने लोग एंगेज्ड हैं उससे कंपेयर करें तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज मोर। तो इंडिया में कुछ पिक्यूलियर देखने को मिला, ये आपने अपने टर्म 1 में भी पढ़ा है, दैट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एज वी टॉक्ड अबाउट कि कंट्री में एग्रीकल्चर से पहले शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, फिर सर्विस सेक्टर पे, बट इंडिया में कुछ डिफरेंट देखने को मिला। यहाँ पे एज द कंट्री इज डेवलपिंग, एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट हो रहे हैं सर्विस सेक्टर पे स्ट्रेट अवे। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी मैक्सिमम है, एंड जो इसमें वर्कफोर्स एंगेज्ड है वो भी काफी ज्यादा है। So agriculture contributed 17% to the GDP with 43% of the workforce was involved in it. Industry contributed 30% to GDP with 24% of the workforce involvement. Their contribution to GDP is higher than that of agriculture. Agriculture से तो ज़्यादा ही है GDP में contribution industry का. Service sector contributed the highest, that is 53% to GDP with only 33.5% of the workforce involved in the sector. As against China, India has shifted directly to service sector from primary sector. So this is something interesting, this is something peculiar, different. तो ये आपको जरूर लिखना है। Okay, then we'll talk about Pakistan. तो पाकिस्तान में भी सेम बात आपको लिखनी है कि service sector is contributing the maximum to the GDP and it is the major employer also in पाकिस्तान। देखो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड है, 54% ऑलमोस्ट वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में है, कंट्रीब्यूटिंग 54% टू जीडीपी। और एग्रीकल्चर में 42% ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज्ड है, कंट्रीब्यूटिंग 25% टू जीडीपी। इंडस्ट्री में सिर्फ 3.7% ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड, कंट्रीब्यूटिंग just marginally lower than agriculture, that is 21% to GDP. So here also you have to say service sector in Pakistan contributes the highest to GDP. In Pakistan shift is directly towards the service sector, जैसे इंडिया में भी हम बात कर रहे थे। तो this is the most important. Thus in both India and Pakistan the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GDP and at the same time emerges as prospective employer. मतलब it is giving employment to a lot of people. It is the prospective employer. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, very important. If you look at the proportion of workforce in the 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. Pakistan was faster in shifting its workforce. यहाँ पे देखो workforce एग्रीकल्चर से देखो सीधा सर्विस में कितनी ज़्यादा आ गई है। ऑल्सो ये कह रहे हैं 1980s से हम अगर देखें तो Then in the 1980s, India, China, Pakistan employed 17, 12 and 27% of the workforce. ये हमारा जो उन्होंने कोट की हुई है परसेंटेज वो डेटा में नहीं है, ये जनरली आप बस ध्यान रखें that Pakistan was faster in shifting its workforce from agriculture to service sector. So this is the main thing that you have to remember here, right? तो इस तरह से आप एनालिसिस वाले पॉइंट्स बस मेन ध्यान में रखें, बाकी तो कोटिंग द डेटा ही है। ओके चैम्प्स, अब अगला टेबल देख रहे हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स, यानी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस में हम देख रहे हैं कि आउटपुट कितनी ग्रो हुई है इन ऑल द 3 कंट्रीज ओवर द ईयर्स। तो जो मैं डेटा ले रही हूँ 1980 से 2018 तक का है, जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में अवेलेबल है, बट हो सकता है जो एनसीईआरटी आपके पास हो उसमें 1980 टू 2015 वाला डेटा हो, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, सिर्फ फिगर्स को आप चेंज कर देना अपने एनालिसिस में। तो कभी आपको ऐसे नहीं सोचना कि मैंने तो ये ईयर वाला डेटा पढ़ा था और ये वाला आ गया। सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एज आई सेड, ट्रेंड तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, 2-3 सालों से ट्रेंड पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओनली अबाउट द फिगर्स दैट यू हैव टू राइट, वो तो आप टेबल से ही कोट करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि एग्रीकल्चर जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, उसमें जो ग्रोथ रेट है आउटपुट का वो डिक्लाइन हुआ है इन ऑल द 3 कंट्रीज।
देखो इंडिया में तो वैसे ये सेम ही रहा है एज पर दिस डेटा, बट चाइना में कम हुआ है, पाकिस्तान में कम हुआ है, और जो डेटा हो सकता है आपके पास हो 11-15 का, उसमें देखो इंडिया में भी ग्रोथ रेट कम हो गया। सो आवर फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट तीनों ही कंट्रीज में कम हो गया है ओवर द इयर्स। देन 80s में चाइना का जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो डबल डिजिट में था, बट ओवर द इयर्स वो डिक्लाइन हो गया है। और इंडिया का भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान का भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड पॉइंट। आई विल रिपीट, चाइना का ग्रोथ रेट था 1980s में इंडस्ट्रियल सेक्टर में डबल डिजिट में, जो अब ओवर द इयर्स कम हो गया है। इंडिया का भी ग्रोथ रेट कम हो गया इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान का भी ग्रोथ रेट कम हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पाकिस्तान है उसका तीनों सेक्टर्स में ही डिसेलरेशन हुआ है, यानी तीनों सेक्टर में ही इसका ग्रोथ रेट कम हो गया है। सो एग्रीकल्चर में देखो कम हो गया, इंडस्ट्री में कम हो गया, और सर्विस में कम हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जो चाइना की इकोनॉमी है वो मेनली डोमिनेटेड है बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा हमें वैसे भी पता ही है, और सर्विस सेक्टर। तो चाइना is mainly dominated by manufacturing sector and service sector, and India is mainly dominated by the service sector. ये हमने पहले भी पढ़ा था ट्रेंड्स में, and actually this point is also taken from your NCERT here. China's growth is mainly contributed by manufacturing and service sectors, and India's growth by service sector. During this period, ये मैंने बात कर ही ली है आपके साथ, that Pakistan has shown deceleration in all the three sectors. So 4 points हमारे हो गए हैं। फिर हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में चाइना का ग्रोथ रेट कम हो गया है, बट इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है सर्विस सेक्टर में, और पाकिस्तान के बारे में तो हमने पहले ही बोल दिया, डिसेलरेशन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी एक पॉइंट हम बना देंगे। तो देखो 5 पॉइंट्स हो गए, वेरी सिंपल। ओके चलिए, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका आपको टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मैंने जो डेटा पिक किया है वो 2017 से 19 का है, बट हो सकता है अगेन आपके पास जो डेटा हो वो 16-17 का हो एज पर योर NCERT। दिस इज एक्चुअली द ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन में 17 और 19 का डेटा है। सो अगेन आप बस एक्सप्लेनेशन तो सेम ही होगी, सिर्फ फिगर्स को चेंज कर देना, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा मेजर होता है, एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जिससे हम कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं, उनकी हेल्थ, उनका हेल्थ स्टेटस देखते हैं, पढ़ाई लिखाई लिटरेसी लेवल देखते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ये कैलकुलेट करता है, और इसकी एक रिपोर्ट बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और हर कंट्री को बेसिकली कुछ 189 कंट्रीज हैं जो HDI का पार्ट हैं। हर कंट्री को एक वैल्यू मिलती है 0 से 1 के बीच में। तो जितना कंट्री की वैल्यू 1 के पास होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव है मतलब, और जितना कम है वैल्यू, जितना 0 के पास है उतना नेगेटिव हो जाता है। ऑल्सो एक रैंक भी मिलता है हर कंट्री को, राइट। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इंडिया का वैल्यू है HDI वैल्यू वो है 0.645, चाइना की 0.761 और पाकिस्तान की 0.557। तो इससे भी हमें पता लगता है कि चाइना में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और रैंक देखें तो इंडिया का रैंक है 130, चाइना 87 एंड पाकिस्तान 154। ये सब आप टेबल से देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अदर देन दिस रैंकिंग इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो थोड़ा सा बस आप इसके बारे में बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा बता दीजिए कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। जिस कंट्री में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है तो पता लगता है कि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली हेल्थ फैसिलिटीज़। तो चाइना में हाईएस्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीनों कंट्रीज को कंपेयर करें तो दैट इज 76.9 ईयर्स, और इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर्स, और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है, दैट इज 67.3 ईयर्स। तो इससे पता लगता है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है इन कंट्रीज में। देन द सेकेंड पॉइंट इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एवरेज एक पर्सन कितने साल स्कूल जाता है अपनी लाइफ में,
पर इसमें जो हम लोगों की मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट करते हैं उनकी एज 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 15 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट करते हैं। बट अगर आपने कोई क्लास रिपीट की है तो उसे हम आपके एवरेज ईयर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मान लीजिए किसी की एज 20 ईयर्स है और उसने पढ़ाई की है स्कूल में लेट्स से 17 ईयर्स तक, फ्रॉम द एज ऑफ कुछ भी कह लीजिए लेट्स से 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स से 17 ईयर्स तक उसने पढ़ाई की है स्कूल में और कोई भी क्लास भी रिपीट नहीं की, तो 12 ईयर्स हो गया उसके लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, राइट। तो इसी तरह से इंडिया में 6.5 years is the average years of schooling for every person who is above the age of 15. 5.2 years for पाकिस्तान और सबसे ज्यादा है चाइना में, दैट इज 8.1 years। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं GNP पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर पर्सन। तो ये भी आप डेटा देख सकते हैं टेबल से। सो सबसे ज्यादा है ये चाइना में 16,057, इंडिया में ये US डॉलर्स में है, इंडिया में है 6,681 और पाकिस्तान में 5,005। उसके बाद है पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। सो दोज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हुज लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट सफिशिएंट टू इवन मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ओके, तो नेशनल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं कंट्री वाइज तो 21.9% of the population is below poverty line in India, 1.7% in China और 24.3% in पाकिस्तान। ओके, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखना हो तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर 3.20 पर डे डॉलर्स, 3.20 डॉलर्स पर डे से कम अर्निंग है किसी पर्सन की तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे अभी हम पॉवर्टी लाइन स्टडी कर रहे हैं नेशनल। बट अगर ये PPP के अकॉर्डिंग आ जाता है यानी इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, तो वो होता है 3.20 डॉलर्स पर डे। अगर उससे नीचे कोई अर्न कर रहा है तो दैट इज पुअर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो टेबल में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेके 1 ईयर की एज तक अगर उसकी डेथ हो जाती है सो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये हम पर 1000 लाइव बर्थ्स इसको मेजर करते हैं। सो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है यानी कम बच्चों की डेथ होती है तो मतलब बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, इम्प्रूव्ड हाइजीन है, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है। तो ये सबसे कम है चाइना में, दैट इज 7.4 इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 per 1000 live births. So for every 1000 children that are born, 7.4 infants की डेथ हो जाती है चाइना में। पर इंडिया में ये फिगर बहुत ज्यादा है, दैट इज 29.9 infants per 1000 who are born, and even higher in Pakistan, 57.2 infants per 1000 who are born. Maternal mortality rate का मतलब है कि एक वुमन जब प्रेग्नेंट होती है या वाइल शी इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड उस वक्त उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ अगेन लैक ऑफ प्रॉपर केयर, लैक ऑफ प्रॉपर मैटरनल केयर। So high maternal mortality rate would imply failure of a country to provide sufficient and competent health facilities during childbirth. So for 1 lakh births, 29 women die in China. So for 1 lakh, for every 1 lakh children who are born, 29 women die. This is maternal mortality rate. In India and Pakistan ये बहुत ज़्यादा है वैल्यू। इंडिया में 133 women die for every 1 lakh births and 140 women in Pakistan die for every 1 lakh births. So ये बहुत ही actually sad बात है. It is like huge in India. Then access to basic sanitation. इसमें हम बात कर रहे हैं sanitation facilities जैसे public toilets, proper hygiene, living conditions अच्छी हो, slum areas ना हो. So India has been able to provide sanitation facilities to 60% of its population, and this is 60% also for Pakistan and 75% for China. तो China जो है वो तीनों countries में सबसे आगे है in terms of human development indicators. फिर आप एनालाइज कर ही पा रहे हैं, उसके बाद है इंडिया एंड देन लास्ट में है पाकिस्तान।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। तो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज रीजनेबल एक्सेस टू वाटर एंड इज एबल टू ऑब्टेन एटलीस्ट 20 liters per person per day, 20 liters of clean water. So 93% of population in India has access to improved water sources. चाइना में ये फिगर है 96%, यानी 96% of the population is having access to clean drinking water, and 91% in Pakistan, right? And then the last point is undernourished children. That is, it refers to the percentage of children who are unable to consume adequate diet. So undernourished children India में है 37.9%, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और चाइना में है 8.1% एंड पाकिस्तान में 37.6%. Okay, so one more point that I'd like to discuss is people below poverty line. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, दैट इज हु आर अर्निंग $3.20 per day से less. So the corresponding figure is 60.4% in India, 23.5% of the people are below poverty line as per international standards, and 46.4% in Pakistan. तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है that the proportion of people below the international poverty rate of $3.20 a day, India has the largest share of poor among the three countries, right? And the conclusion is कि आप finally conclude कर सकते हैं that China is moving ahead of India and Pakistan. This is true for many indicators like these. जिसमें भी चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया वो आप मेंशन कर सकते हैं. So right, this is the end of this video. तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ सभी tables and charts from this chapter, that is comparative development experiences of India, China, Pakistan. सभी values को आपके लिए learn करना जरूरी नहीं है. As I told in the beginning also, आपको सिर्फ trend पे ध्यान देना है. CBSE ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक एक वैल्यू को क्रैम करेंगे, राइट? हमें ट्रेंड पे ध्यान देना है, हमें नॉलेज पे ध्यान देना है. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. सिमिलर वीडियो मैंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी अपलोड किया, आप वो भी जरूर देख लीजिएगा. द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और मेहनत करते जाओ, बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम. जैसे बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का अच्छा हुआ है वैसे इकोनॉमिक्स का भी बहुत अच्छा होगा, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Keep working hard. All the very best.